Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing well and preparing well for the exam. Till now we are done with the 35 MCQ. Now we are going to start in this session 36 to 40. Let's continue with the 36, what it says, as we will going through and we'll be getting the conceptual clarity too on this. करते हैं start. Under which of the following situation ITC credit will be available? मैं आपको सबसे पहले एक बात बताती हूँ, ये क्या पूछ रहा है। बहुत सारी सिचुएशंस दी गई हैं, आपने ये बताना है आईटीसी का क्रेडिट कब मिलेगा, बट आईटीसी का क्रेडिट कब नहीं मिलेगा ये बताया हुआ है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में. सम ऑफ द situations are listed in the 17 subsection 5 which says that in all of these situations ITC will be blocked. Means in this cases which are mentioned in 17.5 ITC will be blocked. You will not be getting any kind of ITC. Apart from that आपको ITC मिल जाएगा. साथ साथ पढ़ते चलेंगे, मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती चलूंगी कि क्या कह रहा है. सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, car purchased by a manufacturing company for the official use of its employee. सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, इन केस आपने मोटर व्हीकल परचेज किया है, ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने मोटर व्हीकल परचेज किया है, किस लिए परचेज किया है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पर्सन, जिसकी कैपेसिटी है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है लेस देन इक्वल टू 13%, लेस देन इक्वल टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, लेस देन इक्वल टू 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर. विच थ्री केसेस आई विल टेल यू. मोटर व्हीकल परचेज किया है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन प्लस 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 जिसकी सिटिंग कैपेसिटी क्या है, लेस देन इक्वल टू 13%, मतलब यूज के लिए ला रहे हो, आप अपने यूज के लिए ला रहे हो, देन आईटीसी विल बी ब्लॉक्ड. बट कुछ केसेस क्या है, मैंने आपको क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस की बात हो रही है. अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए ला रहे हो तो क्या होगा, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा. ध्यान रखना, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई मोटर व्हीकल आ रहा है तो आईटीसी अलाउड है. दूसरी बात, कुछ एक्सेप्शंस दी गई है जहां जहां पर आईटीसी अलाउड है. अगर आपका फर्दर सप्लाई का काम है, यू आर ब्रिंगिंग द मोटर व्हीकल एंड सप्लाइंग इट टू अनदर पर्सन, आपका काम है लाना और बेचना, देन आईटीसी विल बी अलाउड. दूसरी बात, आपका काम है, आपने कोई व्हीकल परचेज किया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विसेज दे रही है, लोगों को बिठाया वहां छोड़ा, मीन्स आपका ये बिजनेस है तो भी आईटीसी अलाउड है. थर्ड चीज, अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो, लोगों को कार चलाना सिखा रहे हो, तो आपका बिजनेस हो गया कार से रिलेटेड, तो भी आप, वन सेकेंड प्लीज, तो भी आपको आईटीसी अलाउड है. अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बोला, मोटर व्हीकल परचेज किया है फॉर यूज, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए लिया है, वो भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, तो आईटीसी मिल जाएगा. यहाँ पर क्या बोल रहा है, कार परचेज की है बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज. पहली बात तो मोटर व्हीकल है, बिल्कुल. सिटी कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13% है, बिल्कुल. किस लिए यूज किया है, ऑफिशियल यूज ऑफ द एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया है, तो आईटीसी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा. बिकॉज जो 3 एक्सेप्शन है उसमें भी नहीं आ रहा है. ये 3 एक्सेप्शन क्या थी, फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का आपका काम है अगर, फिर क्या होगा, ट्रेनिंग वगैरह आप अगर किसी को दे रहे हो, अगर आप ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करो तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा. फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 भी यही बोलता है. सेकंड पॉइंट बोलता है सेम बात वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट के केस में भी क्या बोलता है, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट अगर आपने यूज किया है फॉर द यूज के लिए परचेज किया, देन ऑल्सो आईटीसी विल बी ब्लॉक. तो एयरक्राफ्ट के केस में भी आईटीसी हमें मिलेगा नहीं, बिकॉज क्या किया है, ऑफिशियल यूज के लिए किया है. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसका काम कुछ नहीं है एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, बट इट हैज बॉट द एयरक्राफ्ट फॉर द ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स सीईओ. तो यहाँ पर भी आईटीसी क्या हो जाएगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा. उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एक पॉइंट क्या कहता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का. अगर आपने इंश्योरेंस बाय किया है या फिर आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह कुछ सर्विसेज ली है अदर वाली आइटम से रिलेटेड,
एयरक्राफ्ट या मोटर व्हीकल से रिलेटेड ली है जिसपे आईटीसी ब्लॉक था। मींस जो मेन सर्विसेज है, कार की होगी, कार का आईटीसी हो गया, एयरक्राफ्ट का आईटीसी होगा, वेसल का आईटीसी होगा। वो ब्लॉक कब होगा? जब वो एक्सेप्शन में लाई नहीं करेगा। अगर वो ब्लॉक है then the general insurance and repair and maintenance services will be taken, उनका आईटीसी will be also blocked। जनरल इंश्योरेंस उससे रिगार्डिंग लिया है। मान लो अगर मेरा काम है फर्दर सप्लाई, मैं क्या करती हूँ, गुड्स मोटर व्हीकल का फर्दर सप्लाई करती हूँ, तो आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वो एक्सेप्शन में लाई कर रहा है। फर्दर सप्लाई के लिए कर रही हूँ, ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो आईटीसी अलाउड है। अगर वहां पर आईटीसी अलाउड है तो उसके रिगार्डिंग जनरल इंश्योरेंस का आईटीसी भी अलाउड हो जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस का भी अलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, जनरल इंश्योरेंस किसके रिगार्डिंग लिया है? उस कार के रिगार्डिंग आपने लिया है जो ऑफिशियल यूज के पर्पस के लिए यूज की जा रही है। जब मेन कार पे आईटीसी ब्लॉक देते हैं, जनरल इंश्योरेंस पे भी आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। जनरल इंश्योरेंस पे भी आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। दूसरी बात याद रखनी है, मोटर व्हीकल है या फिर एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए आईटीसी ब्लॉक नहीं है। मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए आईटीसी ब्लॉक नहीं है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए आईटीसी ब्लॉक नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो भी ब्लॉक नहीं है, मतलब आपने खुद के लिए यूज के लिए करा है तो अलाउड नहीं है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज अवेल्ड बाय अ कंपनी, अब क्या रिपेयर सर्विसेज का आईटीसी अलाउड हो जाएगा? देखना पड़ेगा मेन सर्विस क्या है। मेन क्या थी? फॉर द ट्रांसपोर्टिंग द फिनिश्ड गुड्स। ट्रक लिया है किसके लिए? व्हीकल लिया है किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए लिया है, तो भी यहाँ पर आईटीसी अलाउड हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग आईटीसी अलाउड है तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज का भी आईटीसी अलाउड हो जाएगा। तो डी इज द वन पॉइंट जहां पे हमें क्या मिला है, आईटीसी अलाउड है, जहां पर हमें आईटीसी अलाउड है। चलो फिर से रिपीट कराती हूँ, चलो एक बार करवा देती हूँ। मोटर व्हीकल पे आपको आईटीसी कब अलाउड नहीं होगा? जब आपने मोटर व्हीकल परचेज किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13। कब आपको मिल जाएगा? इन केस आप टैक्सेबल सप्लाई क्या कर रहे हो, आप व्हीकल आते हो, व्हीकल सेल कर देते हो, फर्दर सप्लाई कर रहे हो तो भी मिल जाएगा। आपका काम है टैक्सेबल सप्लाई करना, आपका काम है लोगों को इधर से उधर छोड़ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की टैक्सेबल सप्लाई करो, लोगों से चार्ज करो तो भी अलाउड हो जाएगा। तीसरी बात, अगर आप किसी को ट्रेनिंग ड्राइविंग सिखा रहे हो तो भी अलाउड हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर आपका उससे रिलेटेड बिजनेस है तो अलाउड हो जाएगा। अगर बिजनेस नहीं है तो कब अलाउड हो जाएगा? जब सीटिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन 13 होनी चाहिए। सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 है तो ब्लॉक है वो। आई होप आपको 36 समझ में आया होगा। देयर इज इनफ एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन टू यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर ऑन द सिमिलर बेसिस। मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। एक चैप्टर आएगा हमारे पास डिमांड एंड रिकवरी का। क्या चैप्टर आने वाला है? डिमांड एंड रिकवरी का। एक बात बताओ, गवर्नमेंट आपसे डिमांड एंड रिकवरी कब करती है? जब गवर्नमेंट को पता है आपने कोई झोल किया है, कुछ गड़बड़ करी है, टैक्स को शॉर्ट पे किया है, टैक्स नॉट पेड किया है, आईटीसी ज्यादा ले लिया है। अब गवर्नमेंट ने आपसे क्या करना है? गवर्नमेंट ने आपसे पैसा निकलवाना है टैक्स के नाम पे, तो गवर्नमेंट करती है डिमांड एंड रिकवरी। डिमांड रिकवरी करती है। डिमांड एंड रिकवरी में 2 सेक्शंस आर देयर। वन इज सेक्शन 3073, सेकंड इज सेक्शन नंबर 74। वन इज 73, सेकंड इज 74। मैं कंप्लीट रिवाइज करा रही हूँ, ध्यान से सुना। वन इज 73, सेकंड इज 74। 73 क्या कहता है? 73 वो केसेस में डील करेगा जब जो गड़बड़ टैक्सेबल पर्सन ने करी है वो फ्रॉडुलेंट नहीं है। बट अगर विलफुल मिसस्टेटमेंट है, जानबूझ के करी है, फ्रॉड के चक्कर में करी है, देन सेक्शन 74 आ जाएगा। डिमांड एंड रिकवरी सेक्शन 73 में कब होगी? जब टैक्स की चोरी फ्रॉड बेसिस पे नहीं हुई है, जेन्युइन आपका कुछ प्रॉब्लम थी उस वजह से क्या हो गया है, इग्नोर हुआ है। सेक्शन 74 कब आएगा? जब विलफुल मिसस्टेटमेंट है, जब आपने फ्रॉड किया है, जानबूझकर कुछ गड़बड़ हुई है, तो सेक्शन 74 आएगा। अब बात आती है सेक्शन 73 74 बताता है टाइम लिमिट। कब तक ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। मान लो ऑर्डर कब तक पास हो जाना चाहिए। ऑर्डर कब तक पास हो जाना चाहिए। ऑर्डर पास हो जाना चाहिए जिस पीरियड से वो रिलेट कर रहा है, उसकी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। जिस पीरियड से वो रिलेट कर रहा है उसकी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से 3 इयर्स में ऑर्डर पास हो जाना चाहिए इसका। लेकिन फ्रॉड वाले केस का टाइम कितना दिया हुआ है? 5 इयर्स। 3 इयर्स पे पास हो जाना चाहिए ऑर्डर, इसका हो जाना चाहिए 5 इयर्स।
अब ऑर्डर पास होने का टाइम तो ये है, नोटिस कब तक चला जाना चाहिए, नोटिस के बिना तो ऑर्डर नहीं चलेगा, पहले आपको शो कॉज नोटिस सर्व करना पड़ेगा। शो कॉज नोटिस कब सर्व होगा, इन द गिवन केस 73 में बोला गया है 3 months बिफोर द ऑर्डर, 3 months बिफोर द ऑर्डर मतलब 3 महीने पहले, 3 महीने पहले मतलब 2 years 9 months, 2 years 9 months। 74 में क्या बोला गया है, शो कॉज नोटिस कब तक जाना चाहिए, 6 months बिफोर द ऑर्डर, 6 months बिफोर द ऑर्डर, तो मतलब 4 years 6 months। सिंपल सी बात। अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताती हूँ, ये मैंने आपको बताई लॉ की लैंग्वेज। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोलता है। अगर सेक्शन 73 का केस है, अगर सेक्शन 73 का केसेस है, शो कॉज नोटिस कब तक सर्व होगा, शो कॉज नोटिस कब तक सर्व होगा, मान लो जुलाई 22 पीरियड की क्या थी, ऐसी जुलाई 22 पीरियड का टैक्स था जो पे नहीं किया है। जुलाई 22 किसमें फॉल करेगा, 22-23 में। 22-23 की रिटर्न कब तक हो जाएगी, 22-23 की एनुअल रिटर्न कब तक हो जाएगी, दिसंबर 23 तक। कब तक हो जाएगी, दिसंबर 23 तक। अब यहां से 2 years 9 months देखनी है, यहां से 2 years 9 months देखने हैं, एंड यहीं से 4 years 6 months देखने हैं, यहीं से 4 years 6 months देखने हैं, यहीं से 4 years 6 months देखने हैं। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड कर रही हूँ जितना पॉसिबिलिटी हो रही है। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम लिमिट बताओ फॉर शो कॉज नोटिस। मैंने आपको दोनों लाइन करा दी, ऑर्डर की भी, शो कॉज नोटिस की भी। ये शो कॉज नोटिस पूछ रहा है अगर जो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स है वो अदर देन फ्रॉड है, फ्रॉड का केस नहीं है, मतलब सेक्शन 73 हो गया। तो सेक्शन 73 क्या बोलता है, 2 years 9 months, 2 years 9 months। तो 2 years 9 months from the due date of filing the annual return, from the due date of filing the annual return, जिस पीरियड से वो टैक्स रिलेट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन केस ऑफ फ्रॉड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखती हूँ कौन सा है। देखो, फ्रॉड वाला कोई केस नहीं है, ये मैंने आपको लगे हाथ कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट किससे रिलेट करता है, इन केस आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया, आपने अगर टैक्स कलेक्ट कर लिया, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट कह रही है आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया तो गवर्नमेंट को पे भी करना है। आपको टैक्स कलेक्ट नहीं करना चाहिए बट स्टिल आपको गवर्नमेंट को पे करना है टैक्स, तो आपके पास, तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। यू हैव नॉट पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट। उस केसेस में जब भी गवर्नमेंट के नोटिस में आएगा, जब भी गवर्नमेंट के नोटिस में आएगा कि ऐसे ऐसे आपने टैक्स वसूल किया है बट गवर्नमेंट को पे नहीं करा है, तभी गवर्नमेंट क्या करती है, शो कॉज नोटिस इशू कर देती है। देखो, फ्रॉड का कोई केस नहीं है यहाँ पर, यह सिंपल केस है, टैक्स बनता ही नहीं था, आपने कलेक्ट कर लिया। गवर्नमेंट कह रही है इफ यू आर कलेक्टेड देन पे टू द गवर्नमेंट आल्सो। अगर ऐसा आपने नहीं किया है तो गवर्नमेंट की जब भी नोटिस में आएगा, जब भी नोटिस में आएगा तभी गवर्नमेंट आपसे डिमांड रिकवरी कर सकती है। तो ऐसा केस में क्या टाइम लिमिट देंगे, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, जब भी गवर्नमेंट की नोटिस में आएगा तभी वो आपसे डिमांड कर सकती है। तो नो टाइम लिमिट इज प्रेस्क्राइब्ड। आपने टैक्स ले लिया बट गवर्नमेंट को नहीं दिया, नो टाइम लिमिट इज प्रेस्क्राइब्ड, नो टाइम लिमिट इज प्रेस्क्राइब्ड। चलो, तो ऊपर वाले केसेस हमने कौन से पढ़े थे, जब आपने टैक्स पे नहीं किया, शॉर्ट पे किया, या फिर आपने आईटीसी ज्यादा ले लिया, आईटीसी ज्यादा ले लिया, तो या तो आपने फ्रॉडुलेंटली इंटेंशन के साथ लिया हो या नॉन फ्रॉडुलेंटली इंटेंशन के साथ लिया हो, देन सेक्शन 73 74 आता है। लेकिन आपको टैक्स लेना ही नहीं चाहिए था बट आपने ले लिया, लेना ही नहीं चाहिए था बट आपने ले लिया, तो ये वाला पॉइंट आ जाता है जिसके रिगार्डिंग शो कॉज लिमिट की कोई भी टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, Devbhoomi Rice Limited, a registered person under GST, is providing the services of providing milling of paddy into rice. Milling of paddy into rice is not an agricultural produce. Milling of paddy into rice is not an agricultural intermediate process. जब पैडी को माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस है, ये काम किसका है, एग्रीकल्चर का काम नहीं है, ये काम किसका है, राइस मिल्स का काम है। तो ये टैक्सेबल वाली सर्विसेज है, ये टैक्सेबल वाला काम है। लेकिन क्या होता है, वीट पे क्या किया गया था, वीट की लोडिंग, वीट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वीट की लोडिंग, अनलोडिंग, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज सब एग्जाम की गई थी। तो ये क्वेश्चन उठाया गया था
कि साउथ के एरियाज में क्या है, जो राइस है वो मेन फूड है, तो उसकी भी लोडिंग एंड लोडिंग वेयर हाउसिंग वगैरह क्या करना है, एग्जाम कराओ। तो राइस भले ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, राइस भले ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, बट लोडिंग एंड लोडिंग वेयर हाउसिंग पैकेजिंग राइस की भी एग्जाम्प्टेड है, लोडिंग एंड लोडिंग वेयर हाउसिंग पैकेजिंग राइस की भी एग्जाम्प्टेड है। But mining of paddy into rice is not an agricultural produce. तो mining of paddy into rice क्या है, ये एग्जाम नहीं है। राइस की लोडिंग एंड लोडिंग वेयर हाउसिंग पैकेजिंग एग्जाम है, बिकॉज क्या बोला गया था, कुछ एरियाज में राइस इज द मेन फूड, जैसे व्हीट मेन फूड है नॉर्थ साइड, वैसे ही साउथ साइड राइस इज द मेन फूड। तो क्या बोला गया, राइस की भी लोडिंग एंड लोडिंग पैकेजिंग वेयर हाउस को एग्जाम किया गया। राइस भले ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, बट लोडिंग एंड लोडिंग वेयर हाउस पैकेजिंग को एग्जाम किया गया। प्रोसेस ऑफ माइनिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, इसको बिल्कुल भी एग्जाम नहीं किया गया है। चलिए टेक्स्ट पूछ रहा है वो कितना बनेगा, पहली दो आइटम्स तो हमारी एग्जाम्प्टेड है, लोडिंग एंड लोडिंग ऑफ राइस इज एग्जाम्प्टेड, पैकेजिंग ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ राइस इज एग्जाम्प्टेड। नाउ द प्रोसेसिंग ऑफ माइनिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, दिस इज टैक्सेबल, तो इस पे 5% का रेट हमें गिवन है, तो वो रेट लग जाएगा। तो 5 lakhs would be the answer for the same, 5 lakhs would be the answer for the same। चलिए नेक्स्ट 40th क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहां पर हमारा हो जाएगा फिनिश। 40th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज इनवाइटेड द ऑनलाइन बिड्स। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या करा है, ऑनलाइन बिड्स इनवाइट करे हैं। 1 सेकेंड प्लीज। Municipal corporation has invited the online bid for maintenance of the stop for a period of 1 year। देखो क्या कर रहे हैं इन्होंने, बस स्टॉप बनाने के लिए क्या दिया है, सर्विसेज दी है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमने ये बात सप्लाई के चैप्टर में पढ़ी थी, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सर्विसेज है। देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो पब्लिक अथॉरिटी में काम करना होता है वो जीएसटी के दायरे में इंक्लूड ही नहीं किया गया है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो काम करना होता है, जो एज ए पब्लिक अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करी है, वो 234W में है, वो 234W में है। एंड जो पंचायत करी है वो 234G में है। मीन्स गांव में काम करेगी पंचायत एंड सिटीज वगैरह में काम करेगी म्युनिसिपल अथॉरिटीज। तो इन दो सेक्शंस में वो टास्क प्रोवाइड है जो एज ए पब्लिक अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी। रोड बनाना वगैरह वो सब इसमें आ जाता है। तो वो तो क्या था, शेड्यूल 3 ने क्या बोला था, वो तो सप्लाई के दायरे से ही बाहर है, वो तो सप्लाई के दायरे से ही बाहर है। लेकिन एग्जाम्पशन चैप्टर में क्या बोला गया, एग्जाम्पशन चैप्टर में ये बोला गया, इसमें अमेंडमेंट भी है, मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पशन चैप्टर में ये बोला गया, क्या बोला गया था एग्जाम्पशन चैप्टर में, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, अगर कोई पर्सन प्योर लेबर की सर्विसेज दे रहा है, प्योर लेबर की सर्विसेज दे रहा है, या फिर कॉम्पोजिट सर्विसेज दे रहा है, कॉम्पोजिट सप्लाई कर रहा है जिसमें गुड्स अप टू 25% है, जिसमें गुड्स अप टू 25% है, किस किस को दे रहा है, किस किस को दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दे रहा है एंड गवर्नमेंट एंटिटी को दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दे रहा है एंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड यूटी को दे रहा है। एक तो है गवर्नमेंट एंटिटी को दे रहा है, गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे रहा है एंड गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी को दे रहा है। तो क्या बोला गया था, अगर कोई पर्सन प्योर लेबर या कंपोजिट गुड्स की सर्विसेज दे रहा है जिसमें गुड्स की वैल्यू, कंपोजिट सप्लाई दे रहा है जिसमें गुड्स की वैल्यू अप टू 25% है, तो वो क्या है, अगर वो 234W और G वाली सर्विसेज के रिगार्डिंग दे रहा है तो वो एग्जाम्पशन है, तो क्या हो जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अब हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, बस की सर्विसेज है, वो 234WG में आती है, बिल्कुल आती है, क्योंकि एज अ पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट का ये काम है रोड बस स्टॉप्स वगैरह बनाना, तो बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। तो अब प्योर एजेंट और कंपोजिट सप्लाई की अगर सर्विसेज दी जा रही है, पहले बोला गया था गवर्नमेंट को
पहले क्या बोला गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड यूटी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूटी को अगर दी जा रही है तो एग्जाम है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दी जा रही है तो भी एग्जाम है, गवर्नमेंटल एंटिटी को दी जा रही है तो भी एग्जाम है। तो यहाँ पर अब क्या बोला गया, नवंबर 2022 की एग्जाम्शन क्या है, अमेंडमेंट क्या है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी के लिए भी हटा दिया गया है, गवर्नमेंट एंटिटी के लिए भी हटा दिया गया है, सिर्फ अब रह गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूटी। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी में फॉल करता है तो बिल्कुल प्योर लेवल की सर्विसेज। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मिस्टर कुमार वो खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्टर्स है, उन्होंने क्या करा, बिड के लिए अप्लाई करा, वो किसको सर्विसेज दे रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे रही है, मतलब लोकल अथॉरिटी को सर्विस दे रही है। लोकल अथॉरिटी को क्या सर्विस दे रहे हैं, प्योर लेबर की या फिर कॉम्पोजिट सप्लाई जिसमें गुड्स की वैल्यू अप टू 25% है, तो ये एग्जाम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो सर्विसेज है वो आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ जीएसटी थी, वो आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ जीएसटी थी शेड्यूल 3 में। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, अगर कोई पर्सन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सर्विसेज दे रहा है रिगार्डिंग 234 WNG, देन दीज आर एग्जाम्प्टेड। अब क्या हटा दिया गया, किस चीज पे रिमूव कर ली गई है एग्जाम्पशन, गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंड एंटिटी पे रिमूव कर ली गई है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंड एंटिटी पे रिमूव कर ली गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूटी, इनको अलाउड है। हमारे केस में लोकल अथॉरिटी को गिवन है तो ये एग्जाम्पशन अलाउड है, तो यहाँ पर एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आए होंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई होगी। लेट अस चेक द आंसर। एक बार आंसर फटाफट से चेक कर लेते हैं, 36 to 40 तक। इट इज DADCC, DADCC। चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से। ओहो, वन मिस्टेक, हमने कैलकुलेट तो 5 lakhs किया बट नील पे टिक कर रखा है। 1 लाख 1 करोड़ पे तो देना था ना 5%, तो 5 lakhs आ जाएगा। ठीक है, एक बार करेक्शन कर लेना, मैंने आई थिंक बोला तो सही है बट गलती से टिक हो गया। DADCC आई गेस जो हमने देखा है, यस डी। DAD, yes, then C, yes, 5 lakhs एंड देन ऑल्सो सी। चलिए यहाँ पर हमारे करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं, दीज आर हेल्पफुल फॉर यू। आई एम ट्राइंग जितने मैक्सिमम कंसेप्ट हो सकते हैं मैं आपको क्लैरिटी करवा दूं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको मैक्सिमम कंसेप्ट जो हैं वो एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियोज के थ्रू क्लियर हो जाएं, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट everyone can take the benefit, because थोड़ा टाइम बचा है, कोई फटाफट से हमें रिकॉल करा दे तो अल्टीमेटली इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, चैप्टर्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, एंड यस कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। हमें एग्जाम्शन लेकर आनी है, एंड यस इट इज पॉसिबल। चलिए बाय बाय।